तो इस कहानी की शुरुआत समंदर में तैर रहे एक ताबूत से होती है, जिसको मछली पकड़ने आया एक मछुआरा अपनी नाव पर लाकर खोलता है। उस ताबूत में एक रानी की लाश और एक जिंदा बच्चा था, जिसको देखकर मछुआरे को उस बच्चे पर तरस आ गया। इसलिए वो उस बच्चे को अपने पास रखकर उसका नाम पर्सियस रख देता है और पर्सियस को अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। जहाँ बचपन के समय में ही पर्सियस को उससे बातें करते हुए समझ आ गया था कि असल में वो मछुआरा उसका असली पिता नहीं है, मगर उसके बाद भी वो मछुआरा उससे यही कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ और मछुआरे की बीवी उसकी माँ है। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 11 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ अब तक पर्सियस भी बड़ा हो चुका था और अभी वो अपने माँ बाप यानी उस मछुआरे और मछुआरन के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए आर्गोस नाम के राज्य के पास आया हुआ था, क्योंकि काफी समय से उन्हें समंदर में कोई भी मछली नहीं मिल रही थी और इस सब का जिम्मेदार मछुआरा देवताओं को ही मान रहा था, जिसके कारण वो थोड़ा सा दुखी भी होता है। पर पर्सियस और उसकी माँ जैसे तैसे करके उसको संभालते हैं। जिसके बाद आगे जाते हुए उसकी नजर आर्गोस राज्य में ज़्यूस की एक बहुत बड़ी मूर्ति पर पड़ती है, जिसको आर्गोस राज्य के सिपाही अपने राजा के आदेश पर समंदर में गिरा देते हैं। असल में आर्गोस राज्य के राजा को भी देवताओं की वजह से परेशानियां हो रही थी और उसका मानना था कि अगर देवता उनकी पूजा करने के बाद भी उन लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो उनकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता। खैर, अभी उस मूर्ति के समंदर में गिरते ही उसकी वजह से समंदर में कुछ लहरें बनती हैं, पर तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और समंदर में से कुछ नरक के बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस निकलकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं, जिन्हें असल में देवताओं ने ही भेजा था, क्योंकि उन सिपाहियों ने उनका तिरस्कार किया था। अब वो सिपाही उन राक्षसों से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी उन राक्षसों ने उन्हें खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो राक्षस आपस में मिलकर खुद नरक का राजा हेडिस बन गया था, जिसको इंसानों का उनका तिरस्कार करने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। इसलिए वो गुस्से में अभी पर्सियस की बोट पे हमला करके उसे भी समंदर में डुबा देता है। जिसके दौरान पर्सियस तो जैसे तैसे बोट से बाहर आ जाता है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो मछुआरे और उसकी बीवी को बाहर नहीं निकाल पाता और आखिरकार उसको समंदर के ऊपर आना ही पड़ता है, जहाँ आकर वो सबसे पहले तो अपने बचाव के लिए बोट के टूटे हुए हिस्से पर चढ़ के रोने लग जाता है। वहीं अब तक ज़्यूस को भी इस सब के बारे में पता चल गया था कि अब इंसान उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि असल में इंसानों के प्रार्थना करने की वजह से ही उन लोगों की अमरता बरकरार रहती है। तभी वहाँ हेडिस ज़्यूस और अपने बाकी भाई बहनों के पास आकर उन्हें आज हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बदले में हेडिस आर्गोस के राजा को सजा देना चाहता था, इसलिए वो ज़्यूस से इसकी इजाजत मांगता है। और जैसे कि अब ज़्यूस को भी यही लग रहा था कि लोगों से पूजा करवाने के लिए अब उन्हें डराने का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए वो हेडिस को भी इसकी इजाजत दे देता है। वहीं अब तक पर्सियस को आर्गोस के कुछ बचे हुए सिपाही बेहोशी की हालत में अपने साथ आर्गोस राज्य में लेकर आ गए थे, जहां के गांव के हालात काफी बुरे होते हैं और पर्सियस को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पर इसके बाद जब सिपाही उसको अपने साथ महाराज के महल में लेकर जाते हैं तो पर्सियस को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि असल में महाराज सीपियस के गाँव के लोग जितना ज्यादा गरीबी और लाचारी में जी रहे थे, उतना ही सीपियस के महल में किसी भी शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी और वो अपने मनोरंजन के लिए ही आधा पैसा लुटाने को भी तैयार रहता था। अब जैसे ही सीपियस को पता चलता है कि उसके सिपाहियों के ज़्यूस की मूर्ति को पानी में गिराने के बाद हेडिस ने गुस्से में आकर उन्हें खत्म कर दिया है, तो सीपियस उल्टा इस बात पर खुश होने लगता है, क्योंकि उसको ये बात भी पता थी कि देवताओं को उनकी प्रार्थनाओं से ही शक्ति मिलती है और अब वो भी उनकी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे होंगे। अब इसके बारे में वो बता ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी एंड्रोमेडा उन्हें आगे से ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, क्योंकि इसकी वजह से देवता उनके गांव के लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और ऐसे में सारे सिपाही मारे भी जा रहे थे। पर उसके बाद भी सीपियस उसकी बात को नहीं मानता और आगे और बड़े बड़े कदम उठाने का फैसला करता है। अब उतने में ही वहाँ पर हेडिस आ गया था, जो अपनी ताकत की मदद से वहाँ मौजूद सभी सिपाहियों को जान से मार देता है। जिसके दौरान वैसे तो पर्सियस ने भी गुस्से में उस पर हमला कर दिया था, जिस पर हेडिस उस पे भी हमला करके उसे दूर फेंक कर खत्म करने की कोशिश करता है, मगर किसी वजह से पर्सियस हेडिस के वार को सह गया था। जिसके बाद हेडिस पहले तो सीपियस की बीवी को अपनी शक्तियों से पल भर में ही बूढ़ा कर देता है और सीपियस को चेतावनी देते हुए बताता है कि अब उसको और उसके राज्य को कोई भी नहीं बचा सकता,
क्योंकि हेडिस ने अपने बनाए गए अब तक के सबसे खतरनाक जीव क्रैकन को आर्गोस को बर्बाद करने का निर्देश दे दिया है, जो 10 दिन होते ही आके आर्गोस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और अब अगर सीपीएस को अपने राजपाट को बचाना है तो उसे एंड्रोमेडा को क्रैकन के सामने कैदी की तरह लटकाकर देवता से माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे क्रैकन बस उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाएगा और सीपीएस का राजपाट बचा रहेगा। अब वैसे पर्सियस वापस से हेडिस पर हमला करने वाला था, मगर तभी एक औरत बीच में आके उसे रोकते हुए सही समय का इंतजार करने को कहती है। और तभी हेडिस पर्सियस को ये बताकर वहाँ से चला जाता है कि असल में वो ज़्यूस का बेटा है और एक आधा देवता है, जिसके बारे में जानकर पर्सियस और वहाँ मौजूद सारे लोग भी एकदम हैरान रह गए थे। वहीं अब तक ज़्यूस को भी इस बारे में पता चल गया होता है कि उसका बेटा पर्सियस अभी आर्गोस राज्य में है, मगर जैसे कि कहीं ना कहीं वो जानता था कि पर्सियस में भगवती खून है, इसलिए वो थोड़ा सा सोचने लगता है कि उसे सच में पर्सियस की मदद करनी चाहिए या नहीं। वहीं अब तक सीपीएस के सेना अधिकारी ड्रैको ने खुद भी पर्सियस से पूछताछ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद देवताओं ने ही पर्सियस को उनके राज्य में और तबाही मचाने के लिए भेजा होगा, जिस पर पर्सियस उसे मना करने लगता है। उतने में ही वहाँ सीपीएस खुद भी आ गया था, जिसके हिसाब से अगर सच में पर्सियस आधा देवता था तो वो शायद उन लोगों को बचा सकता था। तब पर्सियस इसके लिए भी मना कर देता है और तब एंड्रोमेडा उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर समझ जाती है कि पक्का पर्सियस के मन के अंदर कोई खतरनाक जंग चल रही है, इसलिए वो खुद की बलि देने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके बदले में वो पर्सियस को छोड़ने के लिए कहती है। मगर सीपीएस पर्सियस के मना करने की वजह से गुस्से में उसे काल कोठरी में डाल देता है, जहाँ पर्सियस खुद भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो अपने मछुआरे पिता की मौत का बदला हेडिस से लेना चाहता था। उतने में ही वहाँ वो औरत आयु आ जाती है, जिसने पर्सियस को हेडिस के ऊपर हमला करने से रोका था और उसके हिसाब से पर्सियस सच में ज़्यूस का ही बेटा था। असल में वो खुद भी देवताओं की ही एक सिपाही थी, जो देवताओं की तरह ही अमर होते हैं, और उसने बचपन से ही पर्सियस पर नजर रखी थी, जिसका मतलब था कि बचपन में उसने ही पर्सियस को मछुआरे के पास उसकी जान बचाने के लिए पहुँचाया था, और आज समंदर के पास भी आर्गोस राज्य के सिपाहियों को उसने ही भेजा था ताकि पर्सियस की जान बच सके, क्योंकि उसके हिसाब से पर्सियस क्रैकन को मारने के लिए ही पैदा हुआ था और भविष्यवाणी के मुताबिक उसकी किस्मत खुद उसे वहां तक लेकर आई थी। तब वो बताना चालू करती है कि असल में जब ओलंपियस के सारे देवी देवता इंसानों पर ध्यान ना देके अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो गए थे, तो गुस्से में आकर एक राजा ने देवताओं के राज को खत्म करने की ठान ली थी, जिसके बाद उसने अपने सिपाहियों के साथ ओलंपस पर्वत पर ही कब्जा कर लिया था, जिससे यूनानी देवता ज़्यूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो राजा को नीचा दिखाने के लिए रात में उसके घर में उसका रूप लेकर चला जाता है, जहां रात के अंधेरे में ज़्यूस ने राजा की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर असली राजा आ जाता है, जिसे देखकर ज़्यूस तो हंसते हुए वहां से पक्षी बनकर चला गया था, मगर इससे राजा का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क उठा था कि वो अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे ज़्यूस के बच्चे को जन्म लेने देता है और बाद में अपनी बीवी और उस बच्चे दोनों को ही जिंदा एक ताबूत में डालकर समंदर में फेंकने लगता है, जिससे गुस्से में आकर ज़्यूस ने उस राजा पर बिजली का बार करके उसे एक भद्दा राक्षस बना दिया था। लेकिन उसके बाद भी राजा जैसे तैसे ताबूत को समंदर में फेंकने में सफल हो गया था। अब वर्तमान में पहले तो पर्सियस को इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन आयु उसको सब कुछ समझा देती है, जिसके बाद पर्सियस को ये बात तो समझ आ गई थी कि बेशक वो क्रैकन को जान से मारे या ना मारे, पर वो हेडिस से बदला तो लेकर ही रहेगा। तब आयु इस पर पर्सियस को बताती है कि असल में हेडिस का सबसे बड़ा हथियार खुद क्रैकन ही है, जिसकी मदद से उसने अपने पिता जो असल में एक टाइटन थे उनको तक खत्म करवा दिया था। इसलिए अगर पर्सियस क्रैकन को खत्म कर देता है तो वो बाद में बड़े आराम से हेडिस को हरा सकता है। तब पर्सियस भी इस पर मान गया था, इसलिए आयु तब ड्रैको के पास जाकर उससे बात करते हुए उसको पर्सियस को सटाजन की डायनो तक लेकर जाने को कहती है, क्योंकि बस वही थी जो क्रैकन को मारने का तरीका बता सकती थी। जिस पर पहले तो ड्रैको वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि असल में वो जगह एक तो काफी दूरी पर थी और आज तक वैसे भी कोई इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाया था। जिस पर आयु उसे याद दिलाती है कि पर्सियस आधा देवता है, जिसका मतलब है कि वो उन्हें बड़े आराम से वहां तक पहुंचा सकता है। ये सुनकर ड्रैको भी उनका साथ देने का फैसला करता है और अपने कुछ सिपाहियों के साथ आयु और पर्सियो को लेकर उन डायनो को ढूंढने जाने के सफर पर निकल जाता है।
वहीं अब तक उनकी इस योजना के बारे में हेडिस को भी पता चल गया था, इसलिए वो उस राजा को ढूंढता है जिसको ज़्यूस ने बिजली के हमले से एक राक्षस में बदल दिया था और अभी वो जमीन के नीचे मुंह छुपाकर कालाबॉस के नाम से रहता था। कालाबॉस खुद भी ज़्यूस से अपनी इस हालत का बदला लेना चाहता था, इसलिए हेडिस उसको पर्सियस के बारे में सब बताते हुए उसे पर्सियस को खत्म करने को कहता है, जिसके बदले में वो उसके लिए ज़्यूस को मारने के लिए भी तैयार था, क्योंकि असल में हेडिस के टाइटन यानी कि अपने पिता को हराने के बाद उसके सभी भाई और बहनों को अच्छी अच्छी जगह पे शासन मिल गया था और बस हेडिस ही था जिसे नरक का राजा बनाया गया, जबकि वो ज़्यूस की गद्दी चाहता था। इसलिए कालाबॉस भी इस काम को करने के लिए मान जाता है, जिसके लिए हेडिस ने उसे अपनी कुछ शक्तियां भी दे दी थी। वहीं अब तक पर्सियस भी ड्रैको, आयु और उसके साथियों के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था, जहां रास्ते में ड्रैको उसको तलवारबाजी भी सिखाता है, जिसको पर्सियस ज़्यूस का बेटा होने की वजह से बहुत जल्दी सीख गया था, जिससे ड्रैको खुद भी काफी हैरान था। इवन कहीं न कहीं इससे ज़्यूस को भी थोड़ी सी खुशी हुई थी, इसलिए वो पर्सियस को एक देवता की तलवार गिफ्ट करता है जो पर्सियस को जंगल में ही मिलती है। पर उसको देखने के बाद ड्रैको समझ गया था कि ये ज़्यूस ने पर्सियस के लिए भेजी है, मगर पर्सियस क्रैकन को हराने के लिए देवताओं की तरफ से कोई भी तोहफा नहीं चाहता था, इसलिए वो उस तलवार को ड्रैको को देते हुए आयु के साथ आगे बढ़ने लगता है, जहां उसको उड़ने वाले घोड़े दिखाई देते हैं, जिनके पास वो जा ही रहा था कि तभी उसके पास एक ब्लैक कलर का घोड़ा आता है, जो कि शुरू में तो काफी गुस्से में था, पर जैसे ही आयु उस घोड़े के सामने आती है वैसे ही वो शांत हो जाता है, क्योंकि असल में वो घोड़ा देवताओं ने ही एक समय पर आयु को तोहफे में दिया था, जिसके बाद एक देवता को आयु से प्यार भी हो गया था, लेकिन आयु ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसे ओलंपस से निकाल दिया गया और बाद में छुपके वो पर्सियस पर नजर रखने लगी। अब वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी पर्सियस को पास से कुछ सिपाहियों के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो भागकर वहां जाता है तो वो अपने सामने कालाबॉस को देखता है, जिसने उन सिपाहियों को बेरहमी से जान से मार दिया था, जिसे देखकर पर्सियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर अभी कालाबॉस ने पर्सियस को लात मार के उसे बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद वो काफी तेज भागते हुए अपनी तलवार लेकर पर्सियस के ऊपर कूदता है, मगर पर्सियस किसी तरह उसके से बच गया था, जिसके बाद वो भी अपनी साधारण तलवार से कालाबॉस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कालाबॉस उसे बड़े आराम से हरा देता है, जिसके दौरान वो उसके हाथ पर बहुत जोर से काट भी लेता है। तभी वहां ड्रैको के कुछ सिपाही पर्सियस की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन कालाबॉस उनको भी बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद उसने पर्सियस के सर को पकड़ लिया था ताकि वो उसके सर को हाथों से ही कुचल के उसकी जान ले सके, और पर्सियस भी काफी कोशिश करने के बावजूद उससे छूट नहीं पा रहा था। पर तभी वहाँ पर ड्रैको आकर कालाबॉस के एक हाथ को ही काट देता है, जिससे पर्सियस के छूटने के बाद कालाबॉस दर्द में कराते हुए वहाँ से भागने लगता है, जिसके दौरान सबने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, मगर अभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया होता कि कालाबॉस का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे एक बड़े से बिच्छू में तब्दील हो रहा था। इवन जहाँ जहाँ उसका खून गिर रहा होता है वहाँ भी वैसे ही बिच्छू बनते जा रहे थे। खैर पर्सियस और उसके साथियों ने कालाबॉस का काफी दूर तक एक रेगिस्तानी हिस्से तक पीछा करके उस पे हमला करते हुए उसे पकड़ लिया था, जिसके दौरान वो उस पर एक के बाद एक हमले करके उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, मगर तभी अचानक वहां से जमीन हिलने लगती है, जिससे सब लोग हैरान होके नीचे देखने लग गए थे। उतने में ही वहां पर एक बहुत बड़ा बिच्छू आ गया था जो सब पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे कालाबॉस से सबका ध्यान भटकने के कारण कालाबॉस को वहां से भागने का मौका भी मिल गया था। तब बाकी सबको भी उसे छोड़कर बिच्छू से लड़ाई करनी पड़ती है, जिसके दौरान वो बिच्छू ड्रैको के सिपाहियों को बुरी तरह से अपनी पूंछ से मार के दूर दूर तक फेंक रहा था। ये देखकर ड्रैको मौका मिलते ही जल्दी से उस बिच्छू के ऊपर कूदते हुए उसके शरीर में अपने दोनों खंजर घुसा देता है। तभी उसका एक आदमी उसकी ओर एक भाला भी फेंकता है, जिसे भी ड्रैको ने उस बिच्छू के शरीर में घुसा दिया था, जिससे वहाँ वो बिच्छू तो मारा जाता है, पर अब तक वहाँ और भी वैसे ही बिच्छू आकर सब पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक बिच्छू से लड़ते हुए पर्सियस को बिच्छू ने पकड़ भी लिया था, जो कि उसे अपने डंक से मारने ही वाला होता है। पर तभी ऊपर की ओर से आयु एक हथियार से बंधी रस्सी को फेंककर उस बिच्छू के डंक को ही काट देती है। तब इससे गुस्से में आकर वो बिच्छू आयु का पीछा करने लग गया था, इसलिए वो भी बचकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। उस जगह पे काफी सारी टूटी फूटी दीवारें भी बनी हुई थी, जिनके बीच से ही होते हुए आयु भाग रही होती है, पर वो बिच्छू गुस्से में सभी दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था।
ये देखकर पर्सियस आइयो की मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही भागते हुए और आगे तक आ गए थे। पर उसके बाद भी बिच्छू ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा होता, जो देखकर पर्सियस कुछ सोचते हुए आइयो को थोड़ा सा धक्का देता है और अकेले ही बिच्छू से लड़ाई करना शुरू कर देता है। उस समय बिच्छू ने दीवार तोड़ते हुए लंबी छलांग लगाकर पर्सियस पर हमला किया था, जिससे सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पर्सियस मर गया होगा। मगर तभी पर्सियस उस बिच्छू का पेट फाड़कर बाहर आता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ ड्रैको के बचे हुए सिपाही भागते हुए आते हैं, क्योंकि उनके पीछे काफी सारे बड़े बड़े बिच्छू आ रहे थे, जो जल्दी ही पर्सियस और उसके सभी साथियों को घेर के उन पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक वो रुक जाते हैं और पर्सियस और उसके साथियों को पास से कुछ लोगों की चैंटिंग सुनाई देने लगती है। तब उनको देखकर ड्रैको बताता है कि वो लोग असल में जिन थे, जो वैसे तो इंसानों के दुश्मन हैं, पर पता नहीं उन्होंने अभी पर्सियस की मदद क्यों की थी। इसलिए ड्रैको पर्सियस को उनसे बात करने के लिए मना करता है। मगर पर्सियस उनके लीडर पायर से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके हाथ में कालाबोस की काटी गई जगह पे असहनीय दर्द होने लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर के तड़पने लग गया था। वो जहर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे पर्सियस की मौत भी हो सकती थी। इसलिए फिलहाल के लिए जिनका लीडर पर्सियस और उसके साथियों को अपने साथ अपने कबीले में ले जाता है, जहाँ आइयो एक टेंट में पर्सियस का इलाज करने की कोशिश करने लग गई थी, जिसके दौरान वो उसको पानी पिलाकर टेंट के बाहर गई ही थी कि तभी वहाँ जिनका लीडर आकर अपनी जादुई छड़ी की आग से पर्सियस के साथ कुछ करने लगता है, जिसको देखते ही ड्रैको ने उसके ऊपर अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। पर तब जिनका लीडर भी ड्रैको और उसके साथियों को बुरी तरह से मारता है और उन्हें बताता है कि वो बस पर्सियस की मदद करना चाहता है, क्योंकि असल में वो सब भी देवताओं के श्राप की वजह से ही ऐसी नीली आंखों वाले खतरनाक और भद्दे जिन बन गए थे और काफी समय से वो पर्सियस जैसे ही किसी की तलाश कर रहे थे, जो देवताओं को हराने में उनकी मदद कर सके, जिससे वो लोग देवताओं से अपना बदला ले पाएंगे। तब तक पर्सियस भी जिनके इलाज की वजह से ठीक हो गया होता है, जो देखकर ड्रैको को भी जिनकी बातों पर भरोसा हो जाता है। खैर, अब तक उस जिन ने रेगिस्तान में मौजूद बड़े बड़े बिच्छुओं में से कुछ बिच्छुओं को अपने वश में कर लिया होता है, जिनको लेके वो अगले दिन पर्सियस और उसके साथियों के पास आता है, क्योंकि वो भी अब उनके साथ उन डायनों के पास जाना चाहता था। जिसके बाद काफी लंबा सफर तय करके वो लोग एक बड़े से पथरीले पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर ही वो डायने रहा करती थी। अब जैसे जैसे पर्सियस और उसके साथी ऊपर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ का मौसम खराब होता जा रहा था। तब सबसे ऊपर जाने पर उनके सामने खतरनाक दिखने वाली 3 डायन आ जाती हैं, जिनमें से एक के हाथ में आंख होती है और उसी से वो तीनों देखा करती थी। खैर, अभी पर्सियस जब उनसे क्रैकन को हराने का तरीका पूछता है, तो पहले तो वो उससे उसके बदले में कोई बलिदान मांगती हैं, जिस पर पर्सियस के मना करते ही उन्होंने पर्सियस पर हमला करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। ये देखकर पर्सियस उनकी आंख छीन के उसे पहाड़ से नीचे फेंकने की बात करता है, जो सुनकर वो तीनों डर जाती हैं, क्योंकि उस आंख के बिना वो अपनी सारी शक्तियां भी खो देती। इसलिए अब वो उसको बताती हैं कि क्रैकन को हराने के लिए उसे मौत की दुनिया के उस पार जाकर मेड्यूसा का सर काट कर लाना होगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मेड्यूसा के सामने आते ही हर कोई पत्थर बन जाता है और पर्सियस किसी भी हाल में उसे नहीं हरा सकता। तब ये बात सुनने के बावजूद पर्सियस उसको हराने का फैसला करता है और आंख को वापस करने के बाद अपने साथियों को लेकर पहाड़ के नीचे आ जाता है, जहां आते ही काफी सारे सिपाहियों ने अब पर्सियस का साथ देने से मना कर दिया था, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जब बचे हुए लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तो पर्सियस पास में घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसके सामने खुद ज़्यूस आकर उसे क्रैकन को मारने से मना करने लग गया था, क्योंकि मेड्यूसा को हराना एकदम नामुमकिन है और इसके बदले में ज़्यूस पर्सियस को अमर बनाकर उसे भी ओलंपस में रहने के लिए तैयार था। मगर पर्सियस इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे इंसानी जिंदगी ही पसंद थी और वो आम इंसान की तरह ही जीना चाहता था। अब कहीं न कहीं ज़्यूस को भी उसकी बातें काफी पसंद आती हैं, इसलिए वो उसकी तरफ एक सोने का सिक्का उछालते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मौत की दुनिया में जिंदा शरीर लेकर जाने के लिए ऐसे सोने के सिक्के की जरूरत पड़ती थी। तब मौत की दुनिया के दरवाजे पे जाने के बाद पर्सियस वो सोने का सिक्का हवा में उछालता है, लेकिन जिन ने उसको पकड़कर पास के तालाब में डाल दिया था, जिसके बाद मौत खुद एक बड़ी सी नाव में उनको लेने के लिए आती है, जिसको उसके ही 2 राक्षस खींच रहे थे और इसके बाद वो पर्सियस और उसके साथियों को तालाब के दूसरी ओर यानी के अपनी दुनिया में छोड़ देती है।
तब आयु की चिंता करते हुए पर्सियस ने उसे एक जगह उनका इंतजार करने को कहा और वो बाकी सबके साथ उस इमारत में चला गया था जहां मेड्यूसा रहा करती थी। अब आगे जब पर्सियस और उसके साथी उस इमारत के अंदर से होते हुए मेड्यूसा की गुफा के अंदर घुसते हैं तो सब जगह अंधेरा, पत्थर बने हुए लोग और हवा में एक अजीब सा डर था और वहाँ की जमीन जगह जगह से टूटी हुई थी जिसमें से लावा की लाल रोशनी चमक रही थी। तब सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी जिसमें से कुछ सिपाही ढाल लेकर आगे तो कोई तीर कमान लेकर साइड में था। तभी पीछे से कुछ आवाज आई और एक सिपाही ने मुड़कर देखा ही था कि तुरंत ही वो पत्थर बन गया और दूसरे सिपाही को मेड्यूसा ने तीर से मार दिया, जो देखकर सब में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ तो मेड्यूसा तेज रफ्तार से उनका शिकार कर रही थी जबकि सिपाही बस अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पर्सियस के साथ आया जिन लगभग लावा के गड्ढे में गिरने ही वाला था, मगर पर्सियस उसे तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर खींच लेता है। मगर लड़ाई के दौरान उसके साथी एक के बाद एक पत्थर बनने लगते हैं और आखिर में पर्सियस, ड्रैको और जिन ही बचते हैं, जिन्हें देखकर गुस्से में मेड्यूसा और भी ज्यादा तेज हो गई थी। तब ड्रैको तो ऊपर ही कुछ चीजों को संभालने लगता है, मगर पर्सियस और जिन भागते हुए नीचे आ जाते हैं जहां मेड्यूसा लगातार उनका पीछा करने लग गई थी, जिसकी वजह से पर्सियस जिन को एक टूटे हुए खंबे के पीछे छुपाकर खुद मेड्यूसा के सामने से भागता है, जिससे मेड्यूसा पर्सियस के पीछे पड़ जाती है और जिनके पास गलती से उस पर हमला करने का मौका होता है, मगर जिनके उस पर हमला करने से पहले ही मेड्यूसा जिनको पकड़कर पत्थर बनाने की कोशिश करती है, मगर जिनकी नीली आंखें जादुई होने की वजह से मेड्यूसा की शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं होता और तब जिन मेड्यूसा को घायल करने के लिए अपने शरीर को धमाके से बर्बाद कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही ऊपर से ड्रैको भी एक पत्थर पर छलांग लगाता है और पत्थर समेत मेड्यूसा की पूंछ पर आकर गिरता है, जिससे अब मेड्यूसा कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए तब वो गुस्से में ड्रैको को पत्थर बना के पर्सियस के सामने बेरहमी से मार देती है। तब पर्सियस गुस्से में अपनी ढाल में मेड्यूसा का प्रतिबिंब देखता है, जिसके दौरान मेड्यूसा उसके बिल्कुल पास आकर उस पर हमला करने ही वाली थी कि पर्सियस आंखें बंद करके अपनी तलवार उसकी ओर घुमा देता है, जिसके दौरान पर्सियस का निशाना सही लगने की वजह से मेड्यूसा का सर धड़ से अलग हो गया था। जिसके बाद वो सभी साथियों के मरने के गम को दिल से लगाकर मेड्यूसा के सर को लेकर आयु के पास बाहर आ जाता है, जहां आयु उसे देखकर खुश हो रही थी, मगर तभी वहां कालाबोस ने आकर आयु को स्टैब करते हुए अधमरा कर दिया था। ये देखकर पर्सियस तुरंत ही कालाबोस से लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है, मगर कालाबोस का एक हाथ कटा होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसलिए पर्सियस पास में पड़ी ज़्यूस की दी गई तलवार को उठाकर उससे लड़ाई करता है, जिसके कुछ ही वार से कालाबोस की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी और वो इंसान बनकर जमीन पर गिर गया था। जिसके बाद पर्सियस भागता हुआ आयु के पास उसे बचाने जाता है, मगर आयु उसे आर्गोस राज्य में जाकर बाकी सबको बचाने के लिए कहती है, क्योंकि आज ही 10वां दिन था और अगर पर्सियस जाके वहाँ के लोगों की जान नहीं बचाता तो इतने सारे लोगों का बलिदान बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलते ही आयु की भी मौत हो जाती है और देवताओं के साथ रहने की वजह से वो धूल बनके उड़ जाती है। तब पर्सियस बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो आयु से प्यार करने लग गया था। पर तभी वहाँ आयु का उड़ने वाला घोड़ा आता है जो पर्सियस को अपने साथ आर्गोस राज्य की तरफ ले जाने लग गया था, जहाँ अब तक पर्सियस के न आने की वजह से डर के मारे सीपियस ने सच में एंड्रोमेडा को कुर्बानी की तरह क्रैकन के खाने के लिए लटका दिया था और अब तक सच में क्रैकन समंदर से निकलकर उस राज्य को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लग गया था। पर इसके साथ साथ ओलंपस भी बर्बाद हो रहा था और तब जाकर हेडिस ज़्यूस को बताता है कि असल में उसने देवताओं को मूर्ख बनाया है, क्योंकि क्रैकन असल दुनिया में जितनी बर्बादी करेगा उतना ही उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। इसीलिए उसने इंसानों को दुखी किया था और ज़्यूस के खिलाफ भड़का दिया था। अब ये सब सुनकर ज़्यूस को काफी गुस्सा आता है, पर जैसे कि हेडिस अभी काफी ज्यादा ताकतवर था इसलिए ज़्यूस खुद भी उसका सामना नहीं कर सकता था। वहीं अब तक पर्सियस भी आर्गोस राज्य में पहुंच जाता है, जिसके बारे में पता चलते ही हेडिस खुद भी उसे रोकने के लिए आ गया था। जिसके दौरान पर्सियस के ऊपर वही बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस हमला करते हैं, जिन्होंने एक समय पर पर्सियस से मेड्यूसा के सर को भी ले लिया था, मगर पर्सियस उन्हें हराते हुए वापस से उस सर को हासिल करता है और क्रैकन के एंड्रोमेडा को खत्म करने से पहले क्रैकन को ही पत्थर का बनाकर उसे मार देता है। जिसके दौरान क्रैकन का शरीर पत्थर बन के टूटने लग गया था, जिसके
के जमीन पर गिरने की वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है और एंड्रोमेडा खुद भी समंदर के पानी में गिर जाती है, जहां हाथ बंधे होने की वजह से वो बाहर भी नहीं आ सकती थी। तभी पर्सियस के सामने हेडिस भी आ जाता है, जिसको देखकर पर्सियस गुस्से में ज़्यूस से मदद मांगते हुए उसकी तलवार में ज़्यूस की बिजली मांगता है और उस बिजली से हेडिस पर जोरदार हमला करके उसे वापस से नर्क भेज देता है। जिसके बाद पर्सियस एंड्रोमेडा को बचाने के लिए समंदर के अंदर कूद जाता है, जहां से वो एंड्रोमेडा को बचाकर ले भी आता है, जिसने बाहर आते ही पर्सियस के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था। मगर पर्सियस इसके लिए प्यार से मना कर देता है, क्योंकि अभी भी वो आइयो से ही प्यार करता था। खैर, अब एंड्रोमेडा के आर्गोस राज्य में वापस जाने के बाद पर्सियस के पास वापस से ज़्यूस आता है और जैसे कि पर्सियस ने हेडिस और क्रैकन को हराकर इंसानों और ओलंपस दोनों को ही बचाया था, इसलिए ज़्यूस उसके लिए आइयो को फिर से जिंदा कर देता है ताकि पर्सियस अपनी पसंदीदा औरत के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।